अमली जिंदगी की सीढ़ी पर पहला कदम। इंटरमीडिएट के इम्तहानात खत्म हुए तो फरागत ही फरागत थी। मैंने अपने आप को मसरूफ रखने के लिए 2 जगह बच्चों की ट्यूशन ले ली। मैं साइकिल पर शाम के वक्त 2 घरों में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाता था। उन्हीं दिनों थोड़ी कोशिश के बाद आर्मी स्टेशन हेडक्वार्टर में सिविलियन क्लर्क की नौकरी भी मिल गई। मैं सिर्फ नाइट ड्यूटी किया करता था। मैं टेलीफोन सिरहाने रखकर सो जाता था। रात में कोई फोन आता तो मैं मुकम्मल पैगाम लिखकर मेज पर छोड़ देता। बस मेरी इतनी ही ड्यूटी थी। बच्चों की ट्यूशन और क्लर्की से जो पैसे हासिल होते उन्हें जमा करके मैंने 2 माह बाद ही एक नया सोहराब साइकिल खरीद लिया। उस जमाने में वो नया साइकिल मेरे लिए किसी चमचमाती मर्सिडीज कार से किसी सूरत कम अहमियत का हामिल न था। फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देकर पूरी दुनिया में जिस तरह रोशनास कराया था, और उनके 5 साला मंसूबे इतने कामयाब साबित हुए थे कि कोरिया और कई दूसरे ममालिक भी उनकी तकलीद करने में दिलचस्पी ले रहे थे। पाकिस्तान सनत व हरफत, ज़राअत, तवानाई, तालीम, गर्ज हर शोबा हयात में तरक्की की राह पर गामज़न था। पाकिस्तानियों की अक्सरियत को तो ये भी पता नहीं कि एटमी तवानाई को भी सबसे पहले मोहम्मद अयूब खान ने मुतारिफ करवाया था। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में एटमी नुमाइश का एहतमाम किया गया था। ये नुमाइश शहर शहर घूमती बहावलपुर पहुंची तो मैं भी दोस्तों के साथ चला गया। बड़े बड़े चार्टों और मॉडलों के जरिए समझाया गया कि एटम क्या होता है और इससे तवानाई कैसे हासिल की जाती है। एटमी नुमाइश का तमाम तर इंतजामो इंसराम अमरीकियों के ताउन से किया गया था। मैं मोहम्मद अयूब खान की कारकर्दगी से बेहद मुतासिर था। वो मेरे लिए एक रोल मॉडल और हीरो थे। मैं उन दिनों शाम के वक्त आर्ट्स की क्लास में पेंसिल स्केचिंग और पेंटिंग सीखने जाया करता था। मैंने अयूब खान का पेंसिल स्केच बनाया तो हर देखने वाले ने बहुत पसंद किया। ये उन दिनों की बात है जब अयूब खान और मोहतरमा फातिमा जिन्ना के इलेक्शन की मुहिम जोरों पर थी, और अयूब खान उसी इंतजामी मुहिम के सिलसिला में बहावलपुर तशरीफ ला रहे थे। बहावलपुर से उनकी काबीना के वजीर गर्देजी साहब से मैं मुलाकात करने में कामयाब हो गया। उन्हें मैंने स्केच दिखाया तो उन्होंने हामी भर ली कि वो अयूब खान से मेरी मुलाकात करवा देंगे ताकि मैं खुद उन्हें ये पेश कर सकूं। प्रोग्राम के मुताबिक मैं वक्ते मुकर्ररा पर बहावलपुर रेस्ट हाउस पहुंच गया तो गर्देजी साहब अपनी कार में बिठाकर मुझे अपने साथ ले गए। बहावलपुर रेलवे स्टेशन के बाहर खुली जगह पर शामियाना लगा हुआ था और मकामी इंतजामिया के तमाम अफसरान अयूब खान का इंतजार कर रहे थे। शामियाने के दाखिली दरवाजे के साथ मुझे खड़ा कर दिया गया था। अयूब खान रेलगाड़ी के सैलून से बाहर निकले तो उनके एडीसी कैप्टन गौहर अयूब और गर्देजी साहब उनके हमरा थे। मेरे नज़दीक पहुंचे तो गर्देजी साहब ने मेरा तारुफ करवाया। अयूब खान ने मुझसे हाथ मिलाया, अपना खाका गौर से थोड़ी देर देखा और गौहर अयूब के हवाले करते हुए कहा, इसे हमारी आर्ट गैलरी में पहुंचा देना। फिर गौहर अयूब के कान में कुछ कहा और उन्होंने जेब से 200 रुपये निकालकर मुझे दे दिए। उस वक्त 200 रुपये बहुत बड़ी रकम थी। सोने की कीमत 250 रुपये तोला थी। मुझे गर्देजी साहब ने कुर्सियों की फ्रंट लाइन में कोने वाली कुर्सी पर बिठा दिया था। अयूब खान ने अपनी तकरीर में यह फिक्रा कहा जो मुझे अभी तक याद है कि कमज़ोर नहीफ सी बुढ़िया ने मुझे मुसीबत में डाला हुआ है। उनका इशारा मोहतरमा फातिमा जिन्ना की तरफ था। मेरे लिए 200 रुपये से ज्यादा अहमियत इस बात की थी कि मैंने अयूब खान को बहुत करीब से देखा और उनसे हाथ मिलाने का शर्फ हासिल हुआ था। एफए का रिजल्ट आने के बाद मैंने 3rd ईयर में दाखिला ले लिया था। नए तालीमी साल को शुरू हुए अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि अखबार में आर्मी कमीशन के लिए दरख्वास्तें तलब की गईं। मैंने और मेरे कज़न मजहर ने किस्मत आजमाई का फैसला किया। दोनों ने इकट्ठे मिल बैठकर फार्मों की खानापुरी की। मजहर के अब्बू 21 बलोच के रिटायर्ड सूबेदार मेजर थे, इसलिए वो बहुत अकड़ कर कहता कि उसकी सिलेक्शन तो कोई मसला नहीं, अलबत्ता एक आम से सुनार के बेटे का आर्मी में जाना बहुत मुश्किल अमर है। वो ख़ानदानी पस मंज़र देखते हैं और मेरा तो बचपन से जवानी तक सारा अरसा फौजी छावनियों में ही गुजरा है। मजहर हर एक से यही कहता कि असल में तो कमीशन के लिए दरख्वास्त मैंने दी है, मकबूल को तो बस शुगल के तौर पर ही अपने साथ रखा है। मेरी क्लर्की जारी थी। वो सिविलियन क्लर्क जिससे मैं रोजाना चार्ज लेता था
اس کی انگلش بول چال بہت اچھی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یار تم بھی FA پاس ہو لیکن فر انگریزی کیسے بول لیتے ہو؟ تو اس نے مجھے ایک راز کی بات بتائی کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت دل ہی دل میں اپنے آپ سے انگریزی میں سوال کرتا ہے اور خود ہی اس کا جواب بھی دیتا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے پورے دن کی کارروائی کو دہراتا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد سارا دن کیا کرتا رہا، کہاں اور کیوں گیا، کیا کھایا کیا پیا وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس نے اپنی جیب سے ایک کاغذ کی چٹ نکال کر دکھائی، اس پر 8-10 انگلش کے الفاظ اور سامنے اردو کے معنی لکھے ہوئے تھے۔ اس نے بتایا کہ ایسی ایک چٹ ہمیشہ اس کی جیب میں رہتی ہے، جہاں موقع ملتا ہے وہ چٹ نکال کر ایک نظر دیکھ لیتا ہے۔ اس طرح اسے انگریزی حروف کے ہجے اور معنی یاد ہوتے رہتے ہیں، اور اس کے دماغ میں جو ذخیرہ الفاظ ہے اس میں روز اضافہ ہو رہا ہے۔ مجھے اس کی یہ ترکیب بے حد پسند آئی اور میں نے بھی یہ کام باقاعدگی سے شروع کر دیا۔ ابتدائی تحریری امتحان اور انٹرویو کی کال آ گئی، لیکن اس کے لیے ہمیں لاہور اسٹیشن ہیڈ کوارٹر جانا تھا۔ میں اور مظہر دونوں لاہور جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ مظہر نے میری والدہ کے سامنے بھی بار بار یہی کہا کہ اس کی سلیکشن تو پکی ہے اور مقبول تو بس گھومنے پھرنے لاہور جائے گا۔ میری والدہ نے اس کی باتوں کا اثر لے لیا اور کسی صورت مجھے لاہور جانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ میرے بہت بازد ہونے پر ان کی سوئی اس بات پر آن کر اٹک گئی کہ تمہاری غیر حاضری میں تمہارے حصے کا کام کون کرے گا، یعنی بستی کرنا سے گائے بھینس کا چارہ کون لائے گا وغیرہ وغیرہ۔ ہم تینوں بھائیوں نے اپنا اپنا کام بانٹا ہوا تھا۔ ان کے کاموں میں بھینس کو غسل دینا، تمام جانوروں کو صاف ستھرا رکھنا، فرش کو ان کے گوبر سے ہر وقت صاف رکھنا، گتاوا پانی میں بھیگے ہوئے دانے کھل وغیرہ کو سوکھے بھوسے میں شامل کرنا کی تیاری اور دودھ نکالنا، اس کو کاڑنا، دہی جمانا، ہاتھ والی مدھانی سے رڑک کر مکھن نکالنا جیسے تمام کام میرے دونوں بھائیوں نے سنبھالے ہوئے تھے۔ بلا شبہ ان کے اپنے کام ہی بہت مشقت والے اور وقت طلب تھے۔ ان کے لیے بہت مشکل تھا کہ میرے حصے کا کام بھی ان میں سے کوئی کرتا۔ میرے اس مشکل وقت میں میرا ایک سرائکی دوست عاشق حسین کام آیا۔ اس نے میری والدہ کو یقین دلایا کہ بستی کرنا سے روزانہ وہ چارہ لے آیا کرے گا۔ بالآخر مجھے لاہور جانے کی اجازت مل گئی اور میں نے عاشق کو بھینسوں کے چارہ لانے والے کام کرنے کی مکمل ٹریننگ دے دی تھی۔ میں اور مظہر لاہور آ گئے۔ ہمارا قیام ایک رشتہ دار کے گھر تھا۔ دونوں ابتدائی تحریری امتحان میں بیٹھے اور اس کے بعد اپنے اپنے باری پر انٹرویو دے کر ویٹنگ روم میں انتظار کرنے لگے۔ اس انتظار کے دوران بھی مظہر اپنی ممکنہ کامیابی اور میری لازماً ناکامی کا ذکر بار بار کر کے میری دل شکنی کرتا رہا۔ طویل انتظار کے بعد اعلان ہوا کہ نوٹس بورڈ پر آپ اپنا رزلٹ دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری حیرانی کی انتہا ہو گئی جب معلوم ہوا کہ میں کامیاب اور مظہر ناکام ہو گیا تھا۔ کچھ روز بعد میرا میڈیکل تھا، اس لیے میں وہیں رک گیا اور مظہر شرمندگی کا ٹوکرا اٹھائے واپس بہاولپور چلا گیا۔ میڈیکل میں میرے دل کی دھڑکن کچھ غیر معمولی تھی، جسے میڈیکل زبان میں ہارٹ مرمرنگ کہتے ہیں۔ اس لیے مجھے کچھ روز بعد دوبارہ بلایا گیا اور دوسری پیشی میں مجھے کامیاب قرار دے دیا گیا۔ میرے پیروں کے تلوے بھی سیدھے تھے، جنہیں میڈیکل زبان میں فلیٹ فٹ کہا جاتا تھا، لیکن جب ہم سب ایک قطار میں کھڑے تھے اور ڈاکٹر پیروں کا معائنہ کر رہا تھا تو میں نے پیروں کو تھوڑا اس طرح اکڑا دیا تھا کہ ان میں ہلکا سا خم آ گیا اور ڈاکٹر نے اس مشکل ترین مرحلہ سے بھی مجھے نکال دیا۔ بس اللہ پاک نے میرے نصیب میں PMA جانا لکھا تھا، اس لیے رکاوٹیں خود بخود ہی دور ہوتی جا رہی تھیں۔ لاہور میں میرا قیام 1 ماہ سے بھی زیادہ ہو گیا تھا۔ میں اپنے دوست کا ہمیشہ احسان مند رہا، جس نے بڑی جانفشانی سے میری جگہ ڈیوٹی سر انجام دی تھی اور ثابت کر دیا تھا کہ دوست وہ جو آڑے وقت میں کام آئے۔ میرے بہاولپور کے معاملات دوبارہ شروع ہو گئے تھے، یعنی کالج جانا، ٹیوشن پڑھانا، جانوروں کا چارہ لانا اور رات کو کلرکی کرنا۔ میں روزانہ ISSB کی کال کا انتظار کرتا۔ خدا خدا کر کے 3 ماہ بعد کال آئی تھی۔ ان 3 مہینوں کے دوران اپنی جسمانی قوت برداشت اور توانائیوں کو بہتر کرنے کے لیے میں روزانہ صبح منہ اندھیرے دوڑتا ہوا اسٹیڈیم جاتا، تھوڑی بہت ورزش کرتا اور کرکٹ گراؤنڈ کے چکر لگاتا۔ اتنے میں دن کی روشنی ہو جاتی اور میں واپس آ جاتا۔ گھر میں ایک ہی ٹائم پیس تھا جو ابا جی کے سرہانے رکھا ہوتا۔ وہ فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھا کرتے تھے، پھر مجھے جگاتے۔ میں اسٹیڈیم کا رخ کرتا اور وہ تیار ہو کر شہر کی سب سے بڑی جامع مسجد چلے جاتے۔ ایک روز حسب معمول انہوں نے مجھے جگایا۔ میں نے ہاتھ منہ دھو کر اسٹیڈیم کا رخ کیا
और वहां पहुंचकर क्रिकेट ग्राउंड के चक्कर भी मुकम्मल कर लिए। रोजाना 7वें चक्कर में अंधेरा छट जाया करता था, लेकिन उस रोज बदस्तूर अंधेरा छाया हुआ था। मैं एक दरख्त से टेक लगाकर बैठा तो नींद आ गई और मेरी आंख तेज धूप की तमाज़त से खुली। घर आया और अब्बू से बात की तो उन्होंने बताया कि वो जब मस्जिद गए तो उसे बिल्कुल सुनसान पाया। थोड़ा इंतज़ार किया और वहीं सफ पर लेटे तो नींद आ गई और पता नहीं कब नमाजी आए तो उन्होंने जगाया। घर आकर पता चला कि उस रोज टाइम पीस पर गलती से अलार्म रात 2:30 बजे का लग गया था। स्टेडियम के हेड माली का बेटा फरीद मेरा क्लास फेलो और दोस्त था। उसने एक दिन अपने एक दोस्त अख्तर का जिक्र किया जो एक रिटायर्ड एसपी का बेटा था। फरीद ने बताया कि अख्तर MA है और 2 मरतबा ISSB से नाकाम होकर लौटा है। मैं बिल्कुल लाइल्म था कि ISSB में होता क्या है। मैंने फरीद से कहा कि मुझे अख्तर से टाइम लेके दो कि मुझे ISSB की तैयारी करवा दे तो उसका मुझ पर बड़ा एहसान होगा। उसने अख्तर को आमादा कर लिया और मैं वक्ते मुकर्ररा पर उसके घर जा पहुंचा। उसने मेरी दिमागी सलाहियत का जायजा लेने के बाद मुझसे जंग अजीम अव्वल और दोम के बारे में और दीगर जनरल नॉलेज के कुछ सवालात पूछे तो हर सवाल के इख्तिताम पर मेरा जवाब यही होता, आई एम सॉरी आई डोंट नो। मुझे अफसोस है इसका जवाब मुझे नहीं आता। फिर उसने कहा, अच्छा अब तुम घर जाओ और कल आना। अगले रोज सुबह स्टेडियम में वर्जिश करने के बाद मैं फरीद के घर उसका शुक्रिया अदा करने गया तो उसने बताया कि तुम्हें अपने घर से रुखसत करने के बाद वो मेरे पास आया और मुझ पर नाराज हुआ कि तुमने किस डफर यानी बुद्धू को मेरे हवाले किया है, वो तो बिल्कुल सिफर है। उसने तो पहले दिन ही ISSB से वापस आ जाना है। तुम मकबूल को मना कर दो कि मेरे घर मेरा और अपना वक्त ज़ाया करने ना आए। अल्लाह पाक का ऐसा करम हुआ कि मैंने ISSB का इम्तिहान भी पास कर लिया और मेरी कदर मंजिलत सिर्फ मेरे घर में ही नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान में हज़ारों गुना बढ़ गई थी। जिन मराहिल से गुजरकर मेरा चुनाव हुआ था, मुझे यकीन हो गया कि उस महकमा में ना तो सिफारिश चलती है और ना ही ख़ानदानी पस मंज़र को ज़ेर गौर लाया जाता है। ना हासिल किए गए तमगे, शील्डें और असनाद को चुनाव की बुनियाद बनाया जाता है। हत्ता कि जनरल नॉलेज के लगाए गए रट्टे और MA की डिग्रियां भी काम नहीं आती। उनके चुनाव के मेयारात अलग ही हैं। मेरे अपने नज़रिया के मुताबिक चुनाव करने वाले अफसरों के नज़दीक तिब्बी मेयारात पर पूरा उतरने के अलावा उम्मीदवार की खुद एतमादी, ईमानदारी, जुर्रत, बहादुरी, फौरी फैसला करने की अहलियत, बेहतरीन मातहत और बेहतरीन अफसर होने की सलाहियत के साथ साथ उसकी हाजिर दिमागी को बहुत अहमियत दी जाती है। चुनाव के हर मरहला में एक माहिर नफ्सियात जरूर मौजूद होता है। वो बज़ाहिर तो खामोश बैठा होता है, लेकिन यकीन करें वो अपने काम में इतने माहिर होते हैं कि नज़रों ही नज़रों में वो आपके अंदर गहराइयों में गौता जन होकर आपकी तमाम खूबियों और खामियों से आगाही हासिल कर लेते हैं। उनके चुनाव में शाज़ो नादिर ही कोई गलती होती है। फिर भी अगर कोई गैर मेयारी उम्मीदवार पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी तक पहुंच भी जाता है तो किसी न किसी मरहला पर वहां से उसे निकाल देते हैं। हमें पत्थर से तराश खराश कर हीरा तो अकेडमी ही बनाती है। मेरे कज़न मज़र के अब्बू सूबेदार मेजर साहब हमेशा मेरी माँ से कहा करते थे कि तुम्हारी औलाद में सबसे निकम्मा और आवारा मकबूल निकला है। शायद उन्हें इस चीज़ का दुख था कि इस आवारा से लड़के के लिए मेरी माँ ने उनकी बहुत ही प्यारी और लाडली बेटी नाहिद का रिश्ता मांग लिया था। नाहिद उनकी औलाद में सबसे छोटी और सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वो मुझे उसके काबिल नहीं समझते थे। सच्ची बात तो यह है कि नाहिद मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी। मैं अहमदपुर शर्किया जाने और नाहिद की एक झलक देखने के लिए जाने कौन कौन से हीले बहाने तलाश करता रहता था। उसकी मोटी मोटी आंखों पर लंबी झुकी हुई पलकें अजीब क़यामत का समा पैदा करती। वो उस वक्त शायद 8वीं जमात में पढ़ती थी। कोशिश के बावजूद मुझे उससे बात करने का मौका नसीब नहीं होता था। जब तक मैं उनके घर में रहता, सूबेदार मेजर साहब की खौफनाक नज़रें मुझे घूरती रहती। मैं दिल ही दिल में नाहिद के अब्बू की जली कटी बातें सुनकर अक्सर बहुत कुड़ता था। वही सूबेदार मेजर साहब मेरी माँ से आज कह रहे थे कि मकबूल तो तुम्हारी औलाद में एक हीरा है और उसी ने तुम्हारा और ख़ानदान का नाम रोशन कर दिया है। उन्होंने सारी उम्र फौज में अफसरों को सलूट मारते गुजारी थी। उन्हें एहसास हो गया था कि मैंने कौन सी सीढ़ी पर पहला कदम रख दिया है और मुस्तकबिल में क्या बनने वाला हूँ। और यूं भी हमारे बहुत बड़े ख़ानदान में कभी भी कोई फ़ौजी अफसर नहीं बन सका था।
یہ معمولی بات نہیں تھی کہ میں پہلا فوجی افسر بننے جا رہا تھا۔ کمیشن کے لیے پہل جو ابتدائی تحریری امتحان دیا تھا، اس وقت میرا سیریل نمبر 5261 تھا، یعنی مجھ سے اوپر 5260 امیدوار تھے۔ ISSB تک پہنچتے یہ نمبر چھوٹا ہوتے ہوتے 77 رہ گیا۔ پھر 77 میں سے صرف 11 نے یہ آخری امتحان پاس کیا۔ مجھے 14 اپریل 1966 کو PMA میں حاضری دینے کا حکم نامہ موصول ہو گیا تھا۔